जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी की न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। और आज की इस वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 16 तक सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडेक्स आपका दिया है, यहाँ पर पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 16 तक हम सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले पाठ 1 मेरी भावना आपका है, ऊपर आपको प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा और बच्चों जस्ट नीचे हमने प्रश्न का उत्तर भी लिख रखा है। ऐसे ही करके तो बच्चों पाठ 1 से लेकर के देखिए पाठ 1 के सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और लास्ट में हम चलते हैं तो बच्चों जो आपका पाठ है पाठ 16, देखिए ये तो आपका पाठ 15, इसके भी प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा ये पाठ 16। तो यहाँ तक हम आपके सभी क्वेश्चन और बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको बताएंगे। बच्चों पाठ 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर पार्ट 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पाठ 16 तक इस एक ही वीडियो में आपको सभी पाठों के उत्तर बता दिए जाएंगे। तो आपको कोई भी पाठ सॉल्व करना हो बच्चों, थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके आप सभी पाठों के उत्तर इसी वीडियो में से देख सकते हैं। चलिए पाठ 1 मेरी भावना को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं बच्चों। जो आपका पहले नंबर का क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद बच्चों सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो क्या अलंकार सौंदर्य उत्पन्न करते हैं कविता में, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट बच्चों दूसरों की उन्नति को देखकर भाव नहीं आना चाहिए, तो ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर है। बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका डी वाला ऑप्शन साम्य भाव सही उत्तर रहेगा। और जो आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपका बी ऑप्शन गया सही उत्तर है। बच्चों प्रत्येक प्रश्न का सही सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपको इसी वीडियो में पाठ 16 तक सभी पाठों के उत्तर देखने को मिल जाएंगे, बस आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। अब देखिए इसमें जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 इसका उत्तर आएगा साम्य, 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा न्याय मार्ग, 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा करुणा, 9वें नंबर के प्रश्न में उत्तर आप लगाओगे अनुप्रास, 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा भविष्य काल। चलिए इसके बाद हम देखते हैं लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। काल किसे कहते हैं, तो बच्चों उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक आपका ये उत्तर है। इसके बाद में जो आपका 12वां क्वेश्चन है इसमें बच्चों आप उत्तर लिखोगे पारा का। ठीक है, अब बच्चों 12वें नंबर के प्रश्न के बाद में 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करेंगे, तो ये आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। बच्चों इसके बाद में 14वें नंबर का प्रश्न है मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है, तो उत्तर लिख लीजिएगा यहाँ से, ये धन दौलत मोह लोभ लालच आदि से दूर होना चाहता है। बच्चों जो आपका प्रश्न क्रमांक 15वां है हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए, तो 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये देख सकते हैं। और बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक आपका 16, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, पंक्ति का भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में। अब बच्चों उत्तर आपका ये आ जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के बाद में आपका 17वां प्रश्न है मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे, तो उत्तर में आप करेंगे दया प्रेम करुणा न्याय परोपकार धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। और जो 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में 18वां प्रश्न है किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। उत्तर में हम करेंगे किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला है। बच्चों इसके बाद में लघुत्तरी टाइप का प्रश्न है न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए, तो ये आप उत्तर में कर लीजिएगा। ठीक है, आपका पूरा आंसर रहेगा बच्चों ये।
इसके बाद में है आपका प्रश्न क्रमांक 20, क्वेश्चन नंबर 20। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। तो उत्तर में आप ये कर लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 20 आप समझ लीजिएगा, 2 मिनट लिखिएगा मत। ये जो कहानी है बच्चों इतनी बड़ी रहने वाली है। अगर आपकी बुक में इतनी बड़ी कहानी आ पा रही है तो आप लिख लीजिए, अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं इससे एक और छोटी कहानी आपको बताता हूँ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों ये और छोटी कहानी है जो, ये देखिए 2 अलग अलग आपके उत्तर मैंने आपको बताए हैं एक ही प्रश्न के। एक जो ब्लैक कलर में ये दिया है, एक ये कहानी है, और थोड़ी सी बड़ी कहानी अगर आप लिख सकते हो तो एक कहानी ये भी दी है। क्योंकि बच्चों कोई भी कहानी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। तो मैंने 2 उत्तर आपको दिए हैं, ये वाला जो उत्तर है थोड़ा सा बड़ा है और ये जो उत्तर है थोड़ा छोटा है, जिसे आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो कोई भी एक उत्तर इनमें से आप लिख लीजिएगा। बच्चों पाठ 2 दादी की घड़ी हम देखते हैं। तो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न सबसे पहले पूछे हैं। विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश से। तो इसमें ए वाला ऑप्शन निपात आपका उत्तर है। बच्चों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका डी ऑप्शन दादी ने सही उत्तर है। जो तीसरा प्रश्न बच्चों आपसे पूछा है सही विकल्प का, इसमें आपका डी ऑप्शन उद्यान भोज सही उत्तर है। अच्छा जो चौथा प्रश्न है इसमें आपका डी वाला ऑप्शन रात सही आंसर है। और जो 5वां प्रश्न है इसमें आपका डी ऑप्शन आश्चर्य सही उत्तर है। और जो रिक्त स्थान दिए हैं, 6 नंबर के रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा सांची, 7वें नंबर के रिक्त स्थान में आ जाएगा छोटा, 8वें नंबर के रिक्त स्थान में अंग्रेजी उत्तर रहेगा, 9वें नंबर के रिक्त स्थान में हमारे दिल उत्तर, और 10वें नंबर के रिक्त स्थान में कहानी उत्तर है। बच्चों इसके बाद में अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न देखिए। आंगन में पड़ी खटिया पर जा बैठा चुपचाप। तो ये आपका उत्तर होगा, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। बच्चों इसके बाद में जो आपको बार प्रश्न दिया है, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी। तो उत्तर लिख लीजिएगा। दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी जिसे वह सिराने रख करके सोना चाहता था। अभी बच्चों 13वें नंबर का प्रश्न, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। तो ये उत्तर में लिखोगे क्योंकि वह सबसे लाडला और छोटा था, इसी कारण से उसके जो दोस्त थे वे उससे ईर्ष्या करते थे। ये बच्चों आपके 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। बच्चों ये आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। और इसके बाद में आप 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से देख सकते हैं। बच्चों 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहा। और 19वें नंबर में आपसे पूछा, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता। उत्तर में लिख लीजिएगा, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपनी सांची वाली ट्रिप पर नहीं जा पाता। अच्छा इसके बाद में 20वां प्रश्न है, तो 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद में बच्चों पार्ट 3 मेरी वसीयत आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए पार्ट 1 और 2 हमने कंप्लीट किया, यहाँ से हम आपका पार्ट 3 मेरी वसीयत सॉल्व कर रहे हैं। पहले नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सी ऑप्शन प्रेम भावना सही उत्तर रहेगा। जो आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग, तो बच्चों इसमें आपका उत्तर रहेगा ए वाला ऑप्शन ना। नेक्स्ट इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है, तो बच्चों इसमें आपका डी ऑप्शन गंगा सही उत्तर है। मरने के बाद सबको जलाने की क्रिया दाह संस्कार कहलाती है, सी ऑप्शन आपका उत्तर रहेगा। और पुराण शब्द में एक पत्ते लगाकर बना शब्द पौराणिक है, इसमें आपका आंसर बी वाला ऑप्शन है। अब बच्चों नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान हमें भरने हैं। जैसे कि जो 6 नंबर का रिक्त स्थान है इसमें आपका आएगा अस्थिया, 7वें नंबर के में आपका आएगा हिमालय, 8वें नंबर के रिक्त स्थान में मुस्कुराती व चलती, 9वें नंबर में जॉन केट्स, और इसके बाद में 10वें नंबर के रिक्त स्थान में आप करोगे अधिकार। ठीक है। अच्छा जो 11वां प्रश्न है, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है। तो मैंने उत्तर थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो ये उत्तर आप
आपको बच्चों नीचे ही लिखना है। मेरे पास यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने यहाँ पर उत्तर, ये 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा है। देखिए मैंने आपको नीचे लिख करके भी बता दिया मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है। तो मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यह आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। और बच्चों जो आपका 12वां प्रश्न है इसका उत्तर आप ये देख सकते हैं, ये आपको उत्तर में लिख लेना है। नेक्स्ट बच्चों 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये भी लिखोगे। और 13वें नंबर के प्रश्न के बाद में जो 14वें नंबर का प्रश्न है इसमें आप ये लिखेंगे। अब जो इस प्रश्न के बाद में लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की। तो ये बच्चों आपका उत्तर रहेगा 15वें नंबर के प्रश्न का। तो इधर तक आंसर रहेगा, यहाँ से देख करके आप और इस 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर को कर लेंगे। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ना और नहीं का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बना करके लिखिए। तो उसने परीक्षा की तैयारी अभी तक ना की और मुझे पता नहीं है कि वह कब आएगा। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में 17वें नंबर का प्रश्न है, अपने ज़िले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो हमारे ज़िले में नर्मदा नाम की नदी है। इस नदी पर पानी पीने और सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। बच्चों पाठ 18 है, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर में आप ये लिख लेंगे। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे क्यों। तो उत्तर में ये आ जाएगा। इसके बाद में देखिए 20वें नंबर के प्रश्न में किन्हीं महापुरुषों के चित्र चस्पा करके उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखने हैं। तो 2 महापुरुषों के लिखने हैं। पहला हमने महात्मा गांधी का लिखा है और इसके जस्ट बाद में एक और हमने चित्र लगाया है जवाहरलाल नेहरू का और उनके ऊपर 5 वाक्य लिखे हैं। देखिए पार्ट 3 तक आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ से पार्ट 4 2 कविताएं आ जाते हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए हैं, पहले वाले में बी ऑप्शन अनुप्रास अलंकार सही उत्तर है। दूसरे नंबर के में आपका सी ऑप्शन कदम को सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका बादल गरजे ए ऑप्शन सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में सी वाला ऑप्शन गेंद से सही उत्तर है। पांचवें वाले प्रश्न में डी ऑप्शन अभिनंदन सही उत्तर है। अब जो रिक्त स्थान दिए हैं, तो छठे नंबर के रिक्त स्थान में वर्षा आएगा, 7वें में श्रावण, 8वें नंबर के प्रश्न में किसान, 9वें नंबर की में दहाड़ और 10वें नंबर के रिक्त स्थान में आपका आएगा लालची। अब है अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। दादुर का कंठ खोला से क्या आशय। उत्तर लिखोगे। दादुर का कंठ खोला से कवि का आशय बादलों के बरसने से प्रसन्न मेंढक के टर्टर कर गाने लगे। यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है, मेघवजह कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो उत्तर में आ जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मेघवजह फूले कदम कविताओं के रचयिता कौन है। तो उत्तर में आ जाएगा नागार्जुन। फिर है क्वेश्चन नंबर
14 प्रश्न, दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। तो दामिनी का पर्यायवाची विद्युत, वाक्य में प्रयोग ये लिखा है। अब हैं आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। तो ये 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट ये है आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। और अब हम देखते हैं आपके दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न। मेघवचय कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, मेघवचय कविता में वर्षा के कई रूपों का वर्णन किया गया है। कवि ने मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने और पौधों के झूमने का वर्णन किया है। इन विवरणों के माध्यम से वर्षा के प्रभाव और सौंदर्य को दर्शाया गया है। प्रश्न क्रमांक 20 है, वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो ये है आपका उत्तर। वो जो पार्ट 4 तक आपका कंप्लीट हुआ है, यहाँ से पार्ट 5 मध्य प्रदेश का वैभव आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका डी ऑप्शन मंडला सही उत्तर रहेगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन गोद सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका चित्रकूट में बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में मालवा की रात सही उत्तर है। पांचवें नंबर के प्रश्न में घूमने आते हैं, डी ऑप्शन सही उत्तर है। अब है रिक्त स्थान। तो छठे नंबर के रिक्त स्थान में आपका आएगा बोध, 7वें नंबर के में पन्ना, 8वें नंबर के में महाराजा छत्रसाल, 9वें नंबर के में 2028 और 10वें नंबर का जो रिक्त स्थान है, इसमें आपका अधिकतम उत्तर आएगा। बच्चों अब है अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे, मौजताइनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। और इसके बाद में 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा ये, तेरहवें नंबर के प्रश्न में ये आप उत्तर करोगे। ये आपके 14वें नंबर का प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब है आपके 15वां प्रश्न, लघुत्तरी टाइप का प्रश्न। तो बच्चों, इन व्यक्तियों के किसी योगदान के लिए बुंदेलखंड का गौरव कहा जाता है। तो हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक थे इसलिए, और कामता प्रसाद गुरु व्याकरणाचार्य थे इसलिए, और पद्माकर प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे इसलिए। 16वें नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं, मालवा और निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से? तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। इसके बाद में बच्चों 17वां प्रश्न है, यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान पर भ्रमण करना चाहेंगे? तो ये उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद में बच्चों 18वां प्रश्न है, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 3 विशेषताएं लिखी हैं। इस क्वेश्चन के बाद में आ जाते हैं दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा है, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। तो उत्तर आप ये लिख लेंगे। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती हैं, लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, मध्य प्रदेश गान में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक महत्व की विशेषताएं मिलती हैं। नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वतमाला, सांची स्तूप, खजुराहो के मंदिर, तानसेन का संगीत, कालिदास का साहित्य और माँ कालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर का धार्मिक महत्व भी इसका हिस्सा है।
बच्चों पार्ट 5 तक आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ से पार्ट 6 राखी के मूल्य के उत्तर हम देखेंगे। तो पहले नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा आपका सहायता मांगना। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका बी वाला ऑप्शन कभी सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका हुमायूं का मित्र, ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका बहादुर शाह, सी ऑप्शन सही उत्तर है। और पांचवें नंबर के प्रश्न में बी वाला ऑप्शन राजा और रानी सही उत्तर है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो छठे नंबर के में राजमहल आएगा। सातवें नंबर के प्रश्न में महाराणा सांगा। आठवें नंबर के प्रश्न में राखी उत्तर आएगा। नौवें नंबर के प्रश्न में नयापन और 10वें नंबर के प्रश्न में छतरानियाँ। अतिलघु उत्तरी टाइप के प्रश्न, हिंदू बेग कौन था? तो हुमायूं का सेनापति। क्रिया शब्द किसे कहते हैं? उत्तर में लिखोगे ये। इसके बाद में 13वें नंबर का प्रश्न, प्राण न्यौछावर करते आए हैं, मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। तो उत्तर में बलिदान देना आप लिखोगे। 14वें नंबर के प्रश्न में लिखोगे वाक्य में जहाँ पना हुमायूं है। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये आप देख सकते हैं, अगर मैं हुमायूं की जगह होता तो रानी करमती का पत्र पढ़कर तत्काल उन्हें सहायता प्रदान करता। नारी का सम्मान मानवीयता की रक्षा मेरा कर्तव्य होता, इसलिए मैं अपनी सेना भेजकर उन्हें सुरक्षा देता। फिर ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा बच्चों। ये 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका। नेक्स्ट ये आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर। बच्चों पार्ट 6 तक आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ से हम आपका पार्ट 7 नीति के दोहे को सॉल्व करते हैं। पहले नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका सी ऑप्शन हंस के सही उत्तर रहेगा। दूसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर में बी ऑप्शन अग्नि आपका सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका सही उत्तर बी वाला ऑप्शन रहीम है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका बी ऑप्शन परिश्रम सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में आपका डी ऑप्शन ढेलेदार सही उत्तर है। और जो छठा रिक्त स्थान है इसमें उत्तर आएगा बमूल, 7वें में बीज, 8वें में चुप, 9वें में छंद, 10वें में वर्षा। और अतिलघु उत्तरी टाइप के प्रश्न हैं तो ये आपका आ जाएगा 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में बच्चों 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है, चंदन का पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। फिर लघुत्तरी टाइप की जो प्रश्न है, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा? तो ये उत्तर में कर लेंगे। 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये करेंगे। सत्रहवें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये आएगा। अठारहवें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे। उन्नीसवें नंबर का प्रश्न के उत्तर में ये आएगा। और 20वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये आएगा।
अब जो पार्ट 7 आपका कंप्लीट हुआ है, यहाँ से पार्ट 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को हम सॉल्व करते हैं। तो पूर्णभूमि सामासिक पद है, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा तत्पुरुष। जो आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें आपका डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर उत्तर रहेगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका डी ऑप्शन युद्ध में सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन जलाशय आपका उत्तर है। जो पाँचवें नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका सी ऑप्शन हीरा मोती सही उत्तर है। और जो रिक्त स्थान हमें दिए हैं, छठे नंबर के रिक्त स्थान में आपका आएगा वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक, और इसमें आप लिखोगे आत्मकथा। आठवें में लिखोगे राष्ट्रपति। नौवें में लिखोगे आत्मविश्वास, और 10वें में आपका आएगा को। अब जो अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये लिखोगे। बच्चों 11वें नंबर के प्रश्न के बाद में 12वें नंबर के प्रश्न में ये लिखोगे। बारहवें नंबर के प्रश्न के बाद में आपका आ जाता है 13वें नंबर का प्रश्न, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। उत्तर में लिखोगे डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया और अग्नि मिसाइल का विकास किया। बच्चों यहाँ पर 14वें नंबर का प्रश्न है, सप्ताह में एक पत्ती लगाकर साप्ताहिक शब्द बनाए। इसी तरह के कुछ और शब्द हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमने लिखा मासिक और दैनिक, पत्रिक और वार्षिक। चलिए बच्चों, इसके बाद में 15वें नंबर का प्रश्न पूछा गया है, यदि आप वैज्ञानिक बन गए तो आप किसका आविष्कार करेंगे। तो जो देखिए 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर लिख रखा है, यदि आप वैज्ञानिक बन गए तो आप किसका आविष्कार करेंगे। उत्तर में लिखेंगे मैं एक ऐसी तकनीक का आविष्कार करूँगा जो पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए, जैसे वायु प्रदूषण कम करने वाली मशीन। बच्चों इसी के बाद में 16वां प्रश्न आपसे पूछा है, डॉक्टर कलाम का पूरा पारिवारिक सामाजिक समरसता से सारोगार रहा, पाठ में आई किसी एक घटना से इसे स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप उत्तर लिखोगे। बच्चों 17वां नंबर है आपका, किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। तो ये आपका 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाना है। तो बच्चों परिवहन होगा, परिक्रमा होगा, परिश्रम और परिणाम। 19वें नंबर का प्रश्न है, इनमें बच्चों लिखिएगा, पहले के आगे लिख लीजिएगा संप्रदान कारक, दूसरे के आगे करण कारक, तीसरे के आगे संबोधन, चौथे के संबोधन, 5वें में कर्ता। तो जी ये आपकी कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट, हम समय को स्वर्ण देकर भी वापस क्यों नहीं खरीद सकते, अपने विचार लिखिए। 20वें नंबर का प्रश्न है, उत्तर में लिखेंगे हम समय को स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते क्योंकि समय एक बार बीत जाने के बाद उसे किसी भी कीमत पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नीचे तक आंसर आएगा। और जो चैप्टर 8 आपका कंप्लीट, यहाँ से पार्ट 9 गोरेया आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपका बी वाला ऑप्शन गोरेया को सही उत्तर रहेगा। दूसरा नंबर का जो आपका प्रश्न है, इसमें आपका डी ऑप्शन विशेषण सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ए वाला ऑप्शन तिनको से सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन फुदकना सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में आपका सही उत्तर सी वाला ऑप्शन नाव है। अब नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थान हमें भरने हैं। छठे नंबर के रिक्त स्थान में आपका आएगा सोन, 7वें नंबर के में मठवेले, 8वें नंबर के में आपका आएगा बहती, 9वें नंबर के में आपका आएगा कच्ची, और 10वें नंबर के रिक्त स्थान में बहन। 11वें नंबर का प्रश्न, कवि की हैरानी का क्या कारण था। उत्तर में लिखोगे ये। 11वें नंबर के प्रश्न के बाद में ये आप लिखेंगे, चिड़िया अपना निर तिनकों से बनाती है जिसे वह चुन चुन कर लाती है। फिर 12वीं के बाद में 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में यह आएगा, गोरियाई की चपलता और तेज गति को दर्शाने के लिए कवि ने यह कहा। 13वें नंबर के प्रश्न के बाद में 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं, चारों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। फिर ये लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है।
तो ये उत्तर लिखोगे, यह पंक्ति दर्शाती है कि गौरैया हल्की वायु की लहरों पर सरसराहट के साथ उड़ रही है, जो उसकी चपलता और निपुणता को दर्शाता है। 16वें नंबर का प्रश्न है, फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर लिखोगे, फूली नहीं समाती का आशय है कि गौरैया खुशी और उल्लास से इतनी भरी हुई है कि वह अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही है। अब नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोज करके लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, पुनरुक्त शब्द वे होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। इस कविता में फुदक रही, च्यूं च्यूं और तिनके तिनके जैसे शब्द पुनरुक्त हैं। अब है 18वां प्रश्न, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर लिखोगे, शहरीकरण के कारण, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, मोबाइल टावरों से निकलने वाली विकिरण, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और भोजन और पानी की कमी। अब बच्चों दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है, विशेषण की परिभाषा लिखनी है, शब्द पहचान करके लिखना है और वाक्य निर्माण करना है। तो जो सबसे पहले लिखा, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण शब्द क्या क्या है? नीली आंखें, मधुमेला आंगन, कच्चा आम, ठंडी हवा। तो बच्चों देखिए, इसमें आंखें हैं लेकिन कैसी हैं? नीली है, तो नीली उसकी क्या हुई? विशेषता। ऐसे ही मठमेला आंगन में मठमेला विशेषता है, आम में कच्चा विशेषता है, हवा में ठंडी विशेषता है। ठीक है, वाक्य निर्माण हमने यहाँ पर कर रखा है, तो ये आप देख करके लिख लेंगे। इसके बाद में 20वां प्रश्न है, यदि आपको पक्षी बनना हो तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे? कारण सहित उत्तर देना है। तो यदि मुझे पक्षी बनने का मौका मिले तो मैं बाज बनना चाहूँगा। बाज बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र पक्षी है। उसकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है और वह ऊंचाई पर उड़ सकता है। मुझे उसकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास बहुत पसंद है। बच्चों पाठ 10, सुभाष चंद्र बोस का पत्र आपका आ जाता है। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, अव्ययभाव समास का उदाहरण, इसमें आपका आ जाएगा ए वाला ऑप्शन, यथाशक्ति। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, इसमें आपका ए ऑप्शन, लोकमान्य तिलक सही उत्तर रहेगा। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपका बच्चों बी ऑप्शन, किताबें सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका बी वाला ऑप्शन, बलिदान देना सही उत्तर है। पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका अनौपचारिक पत्र, सी ऑप्शन सही उत्तर है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थान भरना है। तो बच्चों पहले वाले रिक्त स्थान में आएगा मांडले, सेंट्रल जेल, बर्मा। ठीक है, हमने ऊपर लिख दिया बच्चों क्योंकि जगह कम थी। तो ये छठे नंबर के रिक्त स्थान में आप लिखोगे मांडले, सेंट्रल जेल, बर्मा। सातवें नंबर का जो रिक्त स्थान है, इसमें आपका आ जाएगा आज़ाद हिंद फौज। आठवें नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर आएगा सामाजिक। 9वें नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर आएगा जेल। 10वें नंबर के में चतुर्भुज। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों पहले में तो आ जाएगा, पत्र का आरंभ किस प्रकार करेंगे? तो प्रिय पिताजी से करेंगे, ये आपका उत्तर आएगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था। गीताभाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया? तो उत्तर लिखोगे, तिलक ने मांडले जेल में किया था। बच्चों 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है, ये आप उत्तर में कर लेंगे। इसके बाद में 15वें नंबर का प्रश्न, मांडले जेल का प्रवेश कष्टकारी क्यों था? तो उत्तर में आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों 16वें नंबर का प्रश्न, तिलक के किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए? तो लिखोगे ये। ठीक है, धैर्य, साहस, कठिन परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं को सहन करने की क्षमता के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में स्थान मिलना चाहिए। बच्चों अब 17वां प्रश्न है, तो 17वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। बच्चों इसके बाद में 18वां प्रश्न है, तो 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखोगे। ठीक है, तो इधर तक आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट बच्चों 19वां दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यदि आपको कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे? उत्तर में आपका लिखोगे। 19वें नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यदि मुझे एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो मैं उस समय का उपयोग आत्ममूल्यांकन, नई किताबें पढ़ने और लेखन में करूँगा।
मैं ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। इस समय को आत्मविकास और नए कौशल सीखने के अवसर के रूप में देखूंगा। बच्चों, प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपनी बात जुड़वाने के लिए एक पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं आपके मन की बात कार्यक्रम के लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएं। इससे देश का विकास होगा और नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता सुधार होगा। नीचे लिखोगे सादर आपका नाम। ठीक है बच्चों, पार्ट 11 आ जाता है वात्सल्य के पद। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते थे? उत्तर में बच्चों आपका आएगा सी ऑप्शन, दाऊ। मोहन मुख रिश्की, ये बातें पंक्ति में अलंकार है, तो बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सी ऑप्शन वात्सल्य सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका डी ऑप्शन श्याम सही उत्तर है। पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका बी ऑप्शन चालाक सही आंसर है। इन शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने। तो छठे में आ जाएगा कृष्ण, सातवें में आपका भक्ति, आठवें में आपका आएगा अनुप्रास, नौवें में आएगा यशोदा और 10वें में आएगा सवेरा। अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका सुबह सुबह कहाँ गई थी? उत्तर लिखोगे गोपिका सुबह सुबह यशोदा के घर गई थी। रस किसे कहते हैं यह हमें बताना है। उत्तर में लिखोगे पद्य या गद्य को पढ़ने या सुनने में दर्शक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब जो आपका 13वां प्रश्न है, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर लिखोगे राम का स्वामी भक्त हनुमान जी से अधिक कोई नहीं हो सकता। वात्सल्य के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु क्यों अंतर्यामी का है? तो उत्तर लिखोगे सूरदास प्रभु अंतर्जामी गालिनी मन की जानी। ठीक है, बस इतनी ही पंक्ति आपको लिखनी है इस प्रश्न में। अब लिखोगे लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। वात्सल्य के पद पाठ में किन किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं? तो ये पंक्तियां हमने लिख दी हैं उत्तर में। अब है 16वें नंबर का प्रश्न, इन मानक शब्दों के भाषा शब्दों में बदलना है। तो माखन का मक्खन, जुप्ती का युक्ति, पूत का पुत्र, तारी का ताड़ी, भौन का घर, जुग का युग। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न, आप अपनी माँ से किन बात की जिद करते हैं या शिकायत करते हैं? 4-5 वाक्य लिखना है। तो ये 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में कर लोगे। और जो 18वां प्रश्न है, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल, सीखे देत बलवीर, सब सीखे देत बलवीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। तो बच्चों 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये देखिए, ये उत्तर आप कर लेंगे यहाँ से तो यहाँ तक। इन पंक्तियों को पढ़ करके रस पहचान करके लिखना है। तो बच्चों पहली वाली पंक्ति में श्रृंगार रस है, दूसरी में शांत रस और तीसरे में अद्भुत रस है। अब प्रश्न क्रमांक 20, वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या जानते हैं लिखिए। तो उत्तर हम लिखेंगे श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता है जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ था और उन्होंने बचपन में कई चमत्कारिक कारनामे किए। वे गोपालक और रासलीला के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी भक्ति गीतों का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों और काव्य रचनाओं में मिलता है, जिनमें सूरदास की कविताएं भी शामिल हैं। बच्चों पार्ट 11 कंप्लीट। पार्ट 12 आपका आ जाता है नींव का पत्थर, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले विकल्प में आपका ए ऑप्शन अपना राज्य सही उत्तर है। दूसरे वाले विकल्प में बच्चों आपका बी ऑप्शन भाग जाना सही उत्तर है। तीसरे विकल्प में बच्चों आपका ए ऑप्शन कहानी सही उत्तर है। चौथे नंबर के विकल्प में आपका बी ऑप्शन झांसी सही उत्तर है। और पाँचवें नंबर के विकल्प में आपका सी ऑप्शन मर जाना सही उत्तर है। इसके बाद में आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। छठे नंबर के रिक्त स्थान में 1857 आएगा। सातवें नंबर के रिक्त स्थान में झांसी उत्तर आएगा। आठवें नंबर के रिक्त स्थान में भारत उत्तर है। 9वें नंबर के रिक्त स्थान में रघुनाथ राव उत्तर है। और 10वें नंबर के रिक्त स्थान में प्रश्नवाचक उत्तर है।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए, पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे ये यहाँ तक। चलिए इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक आपका 12, लक्ष्मीबाई की सहेलियों के क्या नाम थे? तो लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम जूही और मंदर थे। इसके बाद में जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर लिखोगे जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निष्ठा और साहस थी। अब लिखोगे फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था? उत्तर लिखोगे फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष था हर हर महादेव। नेक्स्ट है, सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखना है। तो सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया का अर्थ है कि एक महान व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया और असीम शक्तियों में समा गया। 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में 16वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के कथन स्वामी भक्तों से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता आप क्या समझते हैं? तो ये है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 16। उत्तर में लिखोगे इस कथन से हम यह समझते हैं कि देश के प्रति निष्ठा और प्रेम किसी भी अन्य व्यक्तिगत निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों 17वां प्रश्न है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाना है। 3 वाक्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लाखों ने बलिदान दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य के लिए संघर्ष करना हर नागरिक का कर्तव्य है। 18वां प्रश्न है, आपके अनुसार किसी इमारत की नींव का पत्थर क्यों महत्वपूर्ण होता है? उत्तर लिखोगे किसी इमारत में नींव का पत्थर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह पूरे निर्माण का आधार होता है। ठीक है, यह आपका उत्तर यहाँ से तो यहाँ तक। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर में ये लिखोगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला बड़ा विद्रोह था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई अन्य सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में हमें लिखना है। तो उत्तर हम लिखेंगे लक्ष्मीबाई के अलावा तात्या टोपे एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बहुत ही साहसी रणनीतिक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। जो पाठ 12 तक आपका कंप्लीट हुआ है, यहाँ से आपका पाठ 13 अगर नाक ना होती आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर का जो आपका प्रश्न है, तो सुतवा नाम है सुंदर नाग का, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद में है कलर शब्द है, तो कलर कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है नाग के अभाव में चंदन कपूर इत्र फुलेल आदि सब बेईमानी हो जाते हैं, इस पंक्ति का रेखांकित शब्द अर्थ लिखिए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन आएगा निरर्थक। नेक्स्ट है आपका नायिकाओं की नाक को तलवार की धार बढ़कर बताया गया है, इस वाक्य की मुख्य भावना है। तो बी ऑप्शन प्रशंसा आपका उत्तर आएगा। परेशान करना, तो जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रशंसा, ये आप उत्तर करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में नाक में दम करना, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद में रिक्त स्थान दिए हैं। 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में आपका प्रदूषण और नाक आएगा। 7वें नंबर के रिक्त स्थान में आप लिखोगे ऊंची। 8वें नंबर के रिक्त स्थान में आएगा इज्जत। 9वें नंबर के रिक्त स्थान में बहुत परेशान करना और 10वें नंबर के रिक्त स्थान में आएगा सरसरी। तो जो 10वें नंबर के रिक्त स्थान में सर्जरी मत कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। 10वें नंबर का जो रिक्त स्थान है इसमें प्लास्टिक की जगह पर बच्चों आपको मतलब प्लास्टिक रेखांकित शब्द कैसा है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उत्तर लिख लोगे अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी आएगा 10वें नंबर के रिक्त स्थान में। अब जो 30वें नंबर का प्रश्न है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, प्रमोशन के लिए उसे बॉस के सामने नाक रगड़नी पड़ी। ठीक है, तो जो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 डाला था, लेकिन ये प्रश्न क्रमांक आपका 11वां है। अब प्रश्न क्रमांक 12वां आपका आ जाता है, नख सिक्का वर्णन का क्या है? तो उत्तर में आपका ये आएगा।
12वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों जो आपका 13वां प्रश्न है, नाक नक्कारे सी कब हो जाती है? तो उत्तर करोगे नाक नक्कारे सी तब बजती है जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से खर्राटे लेता है, जैसे कि सोते समय। अब बच्चों नेक्स्ट है 14वां नंबर का प्रश्न, असली हींग और देसी घी की पहचान कैसी होती है? उत्तर लिखोगे असली हींग और देसी घी की पहचान नाक से की जाती है, क्योंकि इसकी विशिष्ट सुगंध होती है जो नकली पदार्थों में नहीं पाई जाती। और जो 15वां प्रश्न पूछा है, वायु प्रदूषण रोकने के लिए नाक किस तरह से सहायक है? उत्तर लिखोगे नाक वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है। इसके कारण छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं, जिससे प्रदूषित कण अंदर नहीं जा पाते। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां प्रश्न, दिए गए शब्दों में तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द छांट करके लिखिए। तो देखिए तत्सम शब्द है प्रदूषण पर्यावरण, तद्भव है छज्जा चग्गी, देशज है नक और खुशबू, और विदेशी है फ्रंट सर्जरी कटलेट स्पेशल ब्यूटीफुल चॉकलेट। ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां प्रश्न, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रिय व्यक्ति होना होता है अर्थ, और वाक्य में प्रयोग ये हमने किया है। अब हमारे शरीर के किसी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियाँ लिखनी है। उत्तर में लिखोगे हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है आँखें। आँखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती हैं। आँखों की पुतली, लेंस और रेटिना जैसे हिस्से होते हैं जो जानकारी को मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दांत ना होते तो क्या क्या होता? अपने शब्दों में लिखिए। 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे अगर दांत ना होते तो खाना चबाने और पचाने में कठिनाई होती। भोजन को ठीक से चबाने में दांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत ना होने पर खाद्य पदार्थों को मुंह में एकत्रित करना, निगलना और पाचन प्रक्रियाओं में कठिनाई होती है। इसके अलावा दांत चेहरे की सुंदरता में भी योगदान देते हैं और दांतों के बिना मुस्कुराना और बोलना कठिन हो सकता है। अभी बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 20, हमारे समाज में कौन कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए की जाती है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखोगे हमारे समाज में नाक रखने के लिए कई परंपराएं अपनाई जाती हैं, जैसे विवाह में दूल्हा दुल्हन की नाक पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक समारोह में अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखने के लिए दिखावा करना, और विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर अपनी स्थिति और मान सम्मान को बनाए रखने के लिए वे करना। इन परंपराओं के माध्यम से लोग अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। बच्चों पार्ट 13 तक कंप्लीट हुआ। यहाँ से पार्ट 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है आपका आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में बच्चों आपका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन निराशा। और दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है? इसमें आपका डी ऑप्शन चलने का ये सही उत्तर है। नेक्स्ट है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने में फ्रंट से तुम्हें नहीं टलना है। इन पंक्तियों को रेखांकित शब्द है, तो जो इसमें आपका सी ऑप्शन तुकांत सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका दृढ़ निश्चय दिलाता है, तो बच्चों इस वाले प्रश्न में उत्तर रहेगा डी ऑप्शन सफलता। नेक्स्ट है पथ में कांठों को पैरों से चलना पंक्ति में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है, इसमें आपका बी ऑप्शन रास्ता सही उत्तर है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो छठे नंबर के रिक्त स्थान में आ जाएगा उपसर्ग, 7वें नंबर के में उत्तर आ जाएगा गतिशीलता। 8वें नंबर का जो रिक्त स्थान है इसमें आप उत्तर करोगे पतन। 9वें नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर आएगा जनहित। 10वें नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर आएगा पछताना। जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं? उत्तर लिखोगे दृढ़ निश्चय देखकर जीवन में आने वाली बाधाएं वापस चली जाती हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 12, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है कविता के आधार पर कौन सा व्रत लेने को कह रहा है? तो उत्तर लिखोगे कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। 13वें नंबर का प्रश्न है पथ में कांटे किस बात का प्रतीक है? कविता के आधार पर बताइए। तो पथ के कांटे जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का प्रतीक है। बच्चों यह है आपका 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद में है बच्चों आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। 15वां प्रश्न, जब चलने का व्रत लिया है तो ठहरना कैसा? अपने हित की सुख की खोज बड़ी चलना पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो ये भावार्थ है जब हमने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प किया है तो रुकने का कोई कारण नहीं है। व्यक्तिगत सुख की खोज केवल एक मुक्त तृष्णा है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। 16वें नंबर का प्रश्न है कवि निरंतर चलते रहने का महत्व क्यों दे रहा है? उत्तर लिखोगे निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि जीवन में गतिशीलता ही प्रगति का प्रतीक है। अब जो 17वां प्रश्न, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप अपने
पढ़ने का महत्व बताती हुई कोई 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो ये देखिए, ज्ञान की जोत जलाओ, जीवन का सच है, पढ़ने से मिलती शक्ति, बढ़ती समझ है, शिक्षा से ही पाते हम मंजिल की राह, हर कदम पर मिलता हमें उजियारा है। अब जो ये 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्थ बताना है। तो यह 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका यहाँ से तो यहाँ तक। बच्चों इसके बाद में 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। दीर्घवृत्तीय जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए 6 से 8 पंक्तियाँ लिखनी है। तो ये देखिए, अनुशासन से जीवन में सफलता मिलती है, समय का सही उपयोग सिखाता है, आत्मनियंत्रण विकसित करता है, निरंतरता बनाए रखता है, अनुशासन से मन शांति मिलती है और जीवन को संतुलित सुसंगठित बनाता है। बच्चों अब है प्रश्न क्रमांक 20, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है। तो ये लिखेंगे, जीवन में रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठहराव पतन का प्रतीक है, जबकि निरंतरता सफलता की कुंजी है। कभी हमें प्रेरित करता है कि हम साहस और निश्चय के साथ चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्यों की ओर बिना रुके आगे बढ़ते रहें। बच्चों पार्ट 15 छोटा जादूगर आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका उत्तर रहेगा बच्चों ए ऑप्शन गुणवाचक। दूसरा जो आपका प्रश्न है, इसमें बच्चों आपका सी ऑप्शन खुश हो गया है, सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका बी वाला ऑप्शन चूड़ी से सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका ए वाला ऑप्शन खेल तमाशा दिखा करके सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में आपका डी ऑप्शन ना सही उत्तर है। अब है आपके रिक्त स्थान। तो बच्चों 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में आएगा गुड़िया, 7वें नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर आएगा हंसी, 8वें नंबर के रिक्त स्थान में तमाशा उत्तर है, 9वें नंबर के रिक्त स्थान में बाचलता और 10वें नंबर के रिक्त स्थान में दुर्बल उत्तर है। अब बच्चों ये 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई? उत्तर लिखोगे, लेखक को तब ईर्ष्या हुई तब जादूगर को 1 रुपया मिला और वह खुश हो गया। और जो 13वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है? उत्तर लिखोगे, जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर कहा गया है। गया करके चला नमस्कार, वह वाक्य को सही पदक्रम में लिखना। उत्तर होगा वह नमस्कार करके चला गया। अब है आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। छोटा जादूगर की कौन सी 2 बातें अच्छी लगी कहानी के आधार पर बताइए। तो उसकी अपनी माँ के प्रति समर्पण और चिंता और उसकी निशानेबाजी और कला में निपुणता। 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों 16वां प्रश्न है, छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते? उत्तर लिखोगे, मैं ताश की पत्तों से तरह तरह के जादू दिखाता, खिलौनों को चलाता और लोगों को अद्भुत करतब दिखाकर आनंदित करता। 17वां प्रश्न बच्चों, उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रो रहे थे। लेखक क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर लिखोगे, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस दिन जादूगर के मन में अपनी बीमार माँ की चिंता थी, वह दुखी था और उसके अंदर दर्द उसकी वाणी में झलक रहा था। बच्चों अब है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां, तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्र दूंगा। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, इन पंक्तियों का भाव है कि छोटे जादूगर का उद्देश्य तमाशा देखकर आनंद लेना नहीं था, बल्कि वह खेल दिखाकर पैसे कमाना चाहता था ताकि वह अपनी बीमार माँ की देखभाल कर सके। अब बच्चों 19वां प्रश्न, छोटे जादूगर की तरह आपको 100 रुपये के नाम मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? ये उत्तर लिख लीजिएगा। यहाँ से तो यहाँ तक आपका उत्तर है। बच्चों इसके बाद में है आपका प्रश्न क्रमांक 20, आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर में लिखेंगे, मैंने एक बार एक जादू का खेल देखा जिसमें जादूगर ने एक टोपी से लगातार कबूतर निकाले, फिर उसने एक रुमाल को हवा में फेंका और वह अचानक एक फूल में बदल गया। उसकी हरकत इतनी तेज और रहस्यमयी थी कि हम समझ नहीं पाए कि उसने कैसे किया। बच्चों पार्ट 16 नरवती आपका आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 15 तक आपका सॉल्व कर चुके हैं, अब आपका पार्ट 16 नरवती सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर का जो विकल्प है इसमें आपका सी ऑप्शन मैकल सही उत्तर है। दूसरे नंबर के विकल्प में आपका बी ऑप्शन अगला सही उत्तर है।
तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका ए ऑप्शन मृत्यु हो जाना सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका बी ऑप्शन लौकी का खोखला भाग सही उत्तर है। और पाँचवें नंबर के प्रश्न में झोपड़ी की मरम्मत के लिए सी ऑप्शन सही उत्तर है। बच्चों इसके बाद में आपके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरने। तो पहले वाले में आएगा विशेषण, दूसरों में आपका होठ, तीसरे में आएगा नरवधि, चौथे में उत्तर आएगा सर्वनाम और पाँचवें में बच्चों आपका उत्तर आएगा सुख। नेक्स्ट हम देखते हैं दुग्गन की बांसों की आवश्यकता क्यों थी। तो दुग्गन को बांसों की आवश्यकता झोपड़ी की मरम्मत के लिए थी। नरवधि को थकान क्यों हो गई, उत्तर लिखोगे लंबी चढ़ाई और प्यास के कारण नरवधि को थकान हो गई थी। पर्वत शब्द की कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो पहाड़, शिखर और गिरी। अभी दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी, उत्तर लिखोगे क्योंकि उसे मोटे आंसू का झुरमुट दिखाई दिया जिससे उसकी मरम्मत की आवश्यकता पूरी हो सकती थी। अभी जो लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, आप प्रार्थना कब और क्यों करते हैं, तो उत्तर लिखोगे प्रार्थना तब करते हैं जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद या सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जब हम अपने दूसरों की भलाई के लिए दुआ करते हैं। दुग्गन को झुरमुट के पास नरवती नहीं मिलने का क्या कारण था, तो दुग्गन को झुरमुट के पास नरवती नहीं मिली क्योंकि नरवती ने झरना बन जाने का निर्णय लिया ताकि वह जंगल में कोई भी प्यास से ना मरे। बच्चों आवट पित्ती लगा करके शब्द बनाने थे, तो लिखावट, सजावट, बनावट और मिलावट हमने बनाए। 18वें नंबर का प्रश्न है सूरज तमतमाया हुआ था, वाक्य में सूरज के तमतमाने का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर हमने लिखा तमतमाना का अर्थ है बहुत गर्म होना, वाक्य में प्रयोग आज सूरज तमतमाया हुआ था जिससे मौसम में और भी गर्मी महसूस हो रही थी। अभी बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय टाइप का, दुग्गन जब लौट कर झुरमुट के पास पहुंचा तो उसके बाद क्या हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे जब दुग्गन झुरमुट के पास लौटा तब उसने देखा कि नरवती वह नहीं थी। उसे आवाज़ सुनाई दी कि नरवती झरना बन गई है, अब जंगल में कोई भी प्यास से नहीं मरेगा। दुग्गन भावुक होकर रोने लगा और उसने महसूस किया कि नरवती का बलिदान उसे अमर बना दिया है। 20वें नंबर का प्रश्न है आपके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर लिखेंगे मेरे आसपास के प्राकृतिक परिवेश में हरा भरा और शांतिपूर्ण है। यहाँ बड़े पेड़ और रंगीन फूल और ताजगी भरी हवा है। आसमान नीला और बादलों से ढका रहता है जो वातावरण को और भी सुंदर बनाता है। तो जो ये पाठ 1 से लेकर के 16 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इन सभी पाठों की आपके डिटेल में वीडियो देखनी है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरह की वीडियोस देखना है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं।